माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड एंड कमेंट को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए BEVI 181 का क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, इसका जो एग्जाम होता है थोड़ा सा डेंजरस होता है। 50 नंबर का एग्जाम होता है और आपको उसमें 18 प्लस नंबर लाने होते हैं, और जो आपको स्कोर 18 प्लस स्कोर करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट 70 टू 80% इस एग्जाम में स्टूडेंट्स फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही घुमा के पूछा जाता है और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगता है कि वही आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन में लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब अजीब सा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पास नहीं हो पाते हैं सही से। सो 18 प्लस नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन को अच्छा से समझेंगे हम लोग। इसका मैंने कंप्लीट बुक रिवीजन करवाया है, कंप्लीट भाई बुक को रिवीजन करवाया है। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, देखिए इसका जो एग्जाम होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ठीक, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। तो आपको क्या करना है, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या फिर आप हिंदी के स्टूडेंट हो, आप इंडिया से देख रहे हो, आप कोई भी मीडियम का वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपका MCQ होगा तो टेंशन ही नहीं है। आपको सिर्फ OMR सीट आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो OMR सीट में आपको ये आपको गोला दिया रहेगा, एक गोला को भरना है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा ना, 1 2 3 4, जो ऑप्शन सही होगा, मान लो 1 का 2 सही होगा तो इसको 2 को भरना होगा। तो इस प्रकार आपको दिए जाएंगे, तो टेंशन क्या है आपको, है ना? गोला को भरने वाला दिया जाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया गया है, ये बुक रिवीजन करवाया मैंने। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो भी जरूर देखना। तो ये हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस करने वाले हैं जून एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए, एग्जाम पास करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट आपको करना है बुक रिवीजन। सबसे पहले क्या करना है भैया? बुक रिवीजन। दूसरा आपको काम क्या करना है, कम से कम 5 साल के 5 इयर्स के PYQ को देखना है। अगर आपने ये 2 काम किया तभी आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाएंगे। देखिए, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग देखिए, आपका एग्जाम अभी भी यही पैटर्न है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 50 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और इन सभी का आपको विथ एक्सप्लेनेशन वीडियोस नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप से परचेज कीजिएगा, है ना? इसका नोट्स कहाँ से परचेज करेंगे? व्हाट्सएप से करेंगे आपको, जिसमें से 5 साल के PYQ, है ना, 5 इयर्स के जो है कि PYQ के सॉल्व्ड, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन, आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 साल के। और साथ में आपको बुक रिवीजन वाली भैया नोट्स मिलेंगे इजी लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हो, सही प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो प्राइस की अगर बात करूं, मैं प्राइस भी बता ही देता हूं। आपका जो प्राइस रहने वाला है, आपका प्राइस 100 रुपीज रहने वाला है। तो व्हाट्सएप में जाके ये परचेस कर सकते हैं, जिसमें से 5 साल के PYQ का अलग अलग PDF 5 PDF मिलेगा, और एक PDF आपको बुक रिवीजन वाले मिलेंगे। आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। ये मिनिमम प्राइस है, सोच लो। आपके एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हिंदी मीडियम दोनों, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है। तो अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का ही करवा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम भी करवाने का। बट देखिए, हिंदी इंग्लिश तो दोनों सेम ही है, बट मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो चलो हिंदी में समझो अभी। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1 है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता आपका 4 ऑप्शन है आपका: हरमन डेली, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, मॉरिस स्टोंग, पियरे ट्रडो। तो यहाँ पे आपका पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्या कीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन पेपर एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, जिसमें से 1 से लेके 50 तक आपको सीरियल वाइज लिख लेना है। और आपको देखना है खुद से, पहले क्वेश्चन को ना, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन खुद से पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के आप टिक लगाना। जैसे मान लो 1 का 2 है तो 1 का 2, 2 का 2 ना, 3 का 3, जितना भी हो रहा है, इस तरह से करते हुए 50 तक खुद से आप आंसर दीजिए। और वीडियो को रोक रोक कर ये काम आपको करना है। लास्ट में आप लोग बताना कि आपको इसमें कितना नंबर मिला। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन-सा अपघटक जीव नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन का ऑप्शन तभी सही कलेक्ट कर पाएँगे, चूज़ कर पाएँगे जब आपको क्वेश्चन सही समझ में आएगा। तो यहाँ अपघटक जीव कहा है, ऑप्शन भी दिया हुआ तो लेकिन अपघटक जीव पता नहीं रहेगा, तो आप नहीं इसे सॉल्व कर पाएँगे। तो अपघटक जीव देखिए वे जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों, जानवरों और जैविक कचरे को सड़ाकर उन्हें सरल पदार्थों, पोषक तत्वों में क्या करते हैं, बदल देते हैं। इससे ये पोषक तत्व फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधे उन्हें दोबारा उपयोग कर लेता है। तो ये क्या होता है भाई, ये अपघटक होता है। इसको और आसान से समझिए, जो जीव मृत जीवों और जैविक अपशिष्ट को विघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में बदलते हैं। तो यानी कि ये जो चीज मृत चीज़ों से भैया भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो आपका अपघटक करते हैं। समझ में आ गया? यानी ये समझो कि मरे हुए जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब कि वो उसके लिए वो भोजन होता है। समझ आ गया? और वो मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये क्या होता है? अपघटक होता है। ऐसा काम कौन करेगा? बाज करेगा? नहीं भैया। मेढक या फिर डिंभ विकिट करेगा? नहीं भैया। शैवाल भी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 3 केंचुआ। ठीक? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित में से कौन-सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? पहला है वन और अन्य आवासों का संरक्षण, दूसरा गरीबी, असमानता और तीसरे विश्व के ऋण को कम करना, शून्य प्रदूषण और कचरे का कम उत्पादन। तो देखिए यहाँ लक्ष्य नहीं है ना? प्राथमिक क्या है? सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। तो भैया ये है शून्य प्रदूषण। ठीक? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है भैया, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के डैश में निहित होता है? मृदा, ज्वालामुखी विस्फोट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर पानी? तो इन 4 में से आपका कौन ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो सल्फर चक्र है, सल्फर चक्र में सल्फर का सबसे बड़ा भंडार जो होता है वो पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी की ठीक है? पृथ्वी की पपड़ी है, जो मृदा और चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया पृथ्वी पर कहाँ? मृदा और चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका चट्टान तो नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा मृदा। तो बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के डैश में निहित है, कहाँ भाई? मृदा में निहित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक? क्वेश्चन नंबर 4 का। कोशी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है? खरगोश, घास, टिड्डा या फिर बाघ? तो आपको मैंने बताया था वहाँ पे बुक जब रिवीजन करवाया था, जिसमें पोषी स्तर बताया था 1, 2, 3, 4, ठीक? तो भैया पौधे स्तर के चौथे स्तर पर भई आप लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पे जहाँ मैंने समझाया है कि कौन-सा स्तर है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ चौथे स्तर पर बात किया जाए कौन पाया जाता है? तो आपका बाघ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि बाघ है ना मांस खाते हैं। बाघ क्या करते हैं? बाघ मांस खाते हैं। तो प्रथम जो है पोषी स्तर फर्स्ट जो होता है वो होता है पादप। मैंने उसमें अच्छा से बताया है, ठीक है? तो भाई पादप होता है, उसके बाद पोषी स्तर 2 आता है, जो पादप पर निर्भर होता है, पोषी स्तर 3 आता है, ठीक है? जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पोषी स्तर 2 में आ जाता है, ठीक है? तो इसी तरह से पोषी स्तर 3 में मांसाहारी, पोषी स्तर 4 में भी मांसाहारी, तो इस तरह से आपको वहाँ पर पोषी स्तर बहुत अच्छा से मैंने समझाया, ठीक है? तो वहाँ से आपको क्या है कि समझना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने बुक रिवीजन नहीं किया ना, सच कहता हूँ मार खाएँगे। आपका भैया तब अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन वहीं पे आपका क्लियर होगा जहाँ बुक को देखेंगे जब, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सारा अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना, तो इसीलिए पोषी स्तर ये जो है कि चौथे स्तर पर इनमें से अगर बात किया जाए, वो पाया जाएगा बाघ, ठीक है? तो पोषी स्तर के चौथे स्तर पर कौन पाया जाएगा? बाघ पाया जाएगा। अब बात करें खरगोश, तो भैया खरगोश जो है कि आपका पोषी स्तर 2 में पाया जाएगा, ठीक है? खरगोश कहाँ पाएगा? पोषी स्तर 2 में। ठीक है, पोषी स्तर 2 में खरगोश पाया जाएगा, ठीक है? घास है पोषी स्तर 1 में पाया जाएगा घास, ठीक है? पोषी स्तर 1 में घास, पादप में आ जाता है ये। फिर टिड्डा, बाघ, टिड्डा भी आपका दूसरे पोषी स्तर में आ जाएगा, ठीक है? तो बाघ जो है कि आपका
आएगा चौथे पोषी स्तर में, ध्यान देना। बाघ किस में आएगा? बाघ आपका भाई आएगा चौथे पोषी स्तर में, ध्यान देना। ठीक, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का 4 नंबर। जीव मंडल में मुख्य जीव मंडल में क्या कह रहे हैं? 6 नंबर, जीव मंडल में मुख्य भूमि भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। तो भूमि मतलब क्या होगा भैया? जहाँ पर सूखा होगा, जहाँ पर जमीन होगा, जहाँ पर इंसान रहते होंगे, जानवर रहते होंगे, पेड़ पौधे। तो ये कौन सा भैया? ये तो थल मंडल है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्थल मंडल, जल मंडल, इकोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे थल मंडल हो जाएगा भूमि वाला भाग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकार को पहचानिए। बकड़ी, सूत्रकृमि, मृत पोषण जीवाणु। तो इसमें से अगर बोला जाए तो ये कैसे सिस्टम होगा? यहाँ पे बकड़ी से सूत्रकृमि में गया और सूत्रकृमि से मृतपोषी जीवाणु में गया। तो इसके जस्ट बाद आपका जो श्रृंखला में बनेगा, वो बनेगा भैया अपड़द वाला, यही यही अपड़द आहार श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि भैया अपड़द आहार श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। कहाँ से? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और वे बैक्टीरिया व फिर कवक जैसे जीवों द्वारा विघटित होती है। तो इसका जो है कि जस्ट अगर आहार श्रृंखला की बात करूँ तो जस्ट मैं देखूँ तो यहाँ पर श्रृंखला में जस्ट इसके बाद अपड़द आहार श्रृंखला आपका आएगा। ठीक, तो चौड़ाई आहार श्रृंखला नहीं, जलीय आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर 1। यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? 1642, 1812, 1742, 1842। तो यहाँ पे आपका जो कि राइट हो जाएगा 1842। ठीक है, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुआ? 1842 के उपरांत। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। जब उष्णकटिबंधीय पट्टी में समुद्र जल 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तर जो है इस जल स्तरों के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है डैश का निर्माण होता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात या फिर ये सुनामी। इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 चक्रवात। चक्रवात जो है कि समुद्र में उच्च तापमान के कारण बनते हैं। ठीक है, और जिससे कम दाब या फिर दबाव के कारण ये क्षेत्र निर्मित होता है, जो तीव्र तूफानी प्रणालियों की ओर ये ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चक्रवात आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9 का ऑप्शन नंबर 2। किन 2 देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल भाग? ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किन देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार का कुल भाग से मृत्यु के 2/3 हिस्से के कारण होती है? भारत तथा बांग्लादेश, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, ध्यान देना। चीन तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल। ठीक, तो ये आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर ही, भारत तथा बांग्लादेश। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल भाग से मृत्यु के 2/3 हिस्सों के कारण होता है भाई, बाढ़ से मृत्यु होता है। कहाँ? भारत और बांग्लादेश में। समझो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर मृत्यु होता है। भारत और बांग्लादेश भौगोलिक रूप से भारी बारिश और नदी में बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, जिससे दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली 2/3 मौतें इन्हीं देशों में होती है। ठीक है, तो भारत का ये ऑप्शन नंबर 10 का 1 नंबर हो जाएगा। सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है मैंग्रोव वन, कोरल, चट्टानी तट, समुद्र तट पर घनी रेत। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स मैंग्रोव वन, क्योंकि मैंग्रोव वन एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो सुनामी तरंगों की गति ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 11 का 1 हो जाएगा। 12 नंबर में है MAB कार्यक्रम, जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, उसमें MAB, ठीक है, MAB क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे ये फुल फॉर्म वाली बात है। MAB का फुल फॉर्म बताओगे, आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मेन, ठीक है, मेन एंड
द मेन एंड द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बायोस्फीयर, ठीक। तो मेन एंड द बायोस्फीयर, तो यहाँ पे भैया कहाँ दिख रहा है आपको? मेन एंड बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 3 नंबर में, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 को देखते हैं। 13 में है सीड बैंक उदाहरण है बही स्थल संरक्षण का, यथास्थल संरक्षण का, बंधन में प्रजनन का, पात्रे संभाव्यता तकनीक का। तो 13 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर क्या होगा? बही स्थल संरक्षण का, ठीक है। क्योंकि देखिए सीड बैंक जो है कि सीड बैंक एक ऐसी सुविधा है जहां भविष्य में उपयोग के लिए बीजों को संग्रहित किया जाता है, जो क्या है कि बहिस्थल संरक्षण का भाई एक क्या है रूप है। 13 नंबर का 1 नंबर। 14 में है प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र डैश की लंबाई अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है, अभी अभी अस्तित्व में आया है, अत्यधिक स्थिर है और प्रजातियां समाप्त हो सकती है। अस्थिर है पर अनेकों प्रजातियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 14 का जो है कि हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर, सॉरी सॉरी 4 नंबर नहीं, 14 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। प्रजातियां की व्यापक विविधता सुनिश्चित होता है क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 14 का 1 नंबर। पालन पोषण तकनीक डैश के संरक्षण के लिए उपयोग की गई है। हाथी, चीता, हुपिंग क्रेन, एंगस गाय। तो यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स? हुपिंग क्रेन, ठीक है। 16 में है जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायुतल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? पटलक, तरनक, पल्लवक और नितलक। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भैया, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटलक। और ये पटलक क्या है? पटलक वे छोटे जीव होते हैं जो जलीय पारितंत्र में पानी की सतह पर रहते हैं। समझ में आ गया? ये ध्यान देना। 17 नंबर में है खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है, स्थिर अंतर्देशीय झोले, शुद्ध रुद्ध जलागार, सरित वासस्थान और ज्वारंद मुख, ठीक है। तो 17 का आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ज्वारंद मुख, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 17 का ऑप्शन नंबर 4। समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग है, समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग कितना है? 2.5%, तो 3.5%, 4.5% या फिर 5.8%। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 3.5%। तो विश्व के महासागरीय जल की औसतन लवणता की बात करें भैया, ये लगभग 3.5% घुले हुए लवणों की इसमें होती है क्षमता, ठीक है। तो ये क्या होती है? विश्व के महासागरीय जल की औसत लवणता 3.5% होती है। तो भाई यहाँ पर औसत लवणता कितना है भाई? लवण को औसत लगभग 3.5 आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषमपोषी तंत्र है? तालाब, दलदल, नदी या फिर अनूप। तो यहाँ पर विषमपोषी तंत्र है आपका तालाब। समझ में आ गया? क्या है? इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का 1 नंबर तालाब। 20 नंबर में है संपूर्ण विश्व प्रजातियों का लगभग 50%, संपूर्ण विश्व की प्रजातियां को का लगभग क्या है भाई 50% कहाँ पर पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, शीतोष्ण वर्षावन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, प्रवाल भित्तिया में। तो विश्व की प्रजातियां भाई सबसे अधिक 50% कहाँ पाई जाती है? वो पाया जाती है स्टूडेंट्स, पहला नंबर आपका ऑप्शन सही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन अपनी विशाल जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, जिनमें दुनिया की लगभग आधी प्रजातियां वहीं रहती है। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। आनुवंशिकता विविधता किससे संबंधित होती है? एक क्षेत्र के प्रजातियों के प्रकार, एक समुदाय की प्रजातियों के प्रकार, जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता, एक ही जीन्स की प्रजाति का वितरण और विकास। तो देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आप लोग अगर पीडीएफ परचेस करेंगे ये वाला, उसमें मैंने ऑप्शन नंबर 3 पर यहाँ पर टी लगाया, बट आंसर इसका जो है कि ऑप्शन नंबर 4 का है। आप लोग जो पीडीएफ परचेस किए हैं आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है एक बार। चलो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर 21 का। 22 नंबर में है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? उत्पादकता, स्थानिकता, वनस्पति और जीव का घनत्व, विदेशी प्रजाति का संकेंद्रण। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थानिकता। 23 नंबर में है, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक प्रजाति विविधता है। द्वीप और भारत के तटीय विस्तार में काफी संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। कशेरू की धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाया जाने वाले जीव हैं और जैव विविधता हॉटस्पॉट लगातार खतरे में है। तो देखिए आपका यहाँ पर कौन सा कथन क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो इनमें से आपका राइट हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है कि वो सही नहीं है। कशेरू की धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाया जाने वाला जीव है। अगर यहाँ पे कशेरू रुकी की जगह अगर हो जाता ठीक है, अकशे रुकी अगर हो जाता तो भी यहाँ सही हो जाता। ठीक है, तो अकेरुसी जो है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जीवन रूप है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 3 गलत है, तो यहाँ पर जो गलत नहीं है वही तो सही है। 23 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 24 नंबर में है, दर्रे बनने का कारण है अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, मृदा अपर्दन, मृदा लवणता। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स मृदा अपर्दन। ये दर्रे की क्या बात है भाई? दर्रे, तो भैया दर्रे जो है कि एक गहरी संकरी खाई है जो आमतौर पर पानी द्वारा लगातार मृदा अपर्दन के कारण वही बनता है। तो दर्रे बनने का कारण क्या है? अपने मृदा अपर्दन दिया तो सही हो गया। 24 का आपका क्या है भाई? 3 नंबर। 25 नंबर में है आपका, अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन से उपचार का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कास्टिक सोडा का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स कास्टिंग सोडा का, ऑप्शन नंबर 3। 26 नंबर में है, वैश्विक मीठे जल का कितना परसेंट तरल रूप में उपलब्ध होता है? देखिए भैया ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग जगह में अलग अलग आंसर दे रहा है। तो आप खोजिएगा एक बार, पता लगाइएगा आप अपने अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको 5% देखने मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 10%। ठीक है, कहीं कहीं 15, कहीं कहीं 20, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है कि 10% आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 2। 26 का ऑप्शन नंबर 2 इज जो राइट आंसर। बट आप लोग एक बार देखिएगा, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता? मृदा की बेहतर ससंजकता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मृदा लवणता में कमी, अधिक स्थिर समुच्चय गठन। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 मृदा लवणता में कमी। निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक है? पनबिजली, जैव भार, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा जैव भार। ठीक है, तो ये गैर पारंपरिक स्रोत है। 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? तो ऊपरी आसाम, केम्बे, कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे हाई।
30 नंबर में है, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है? औद्योगिक क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में। तो इन चारों में से आपका राइट देखिए हो जाएगा आवासीय क्षेत्र में। तो आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि जो है कि आवासीय क्षेत्र में कम हुई है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2। अपांग गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीथेन, ठीक? तो मीथेन जो है कि वो आपका राइट होगा, ठीक है? 32 नंबर में है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष बनाया गया है? 1982 में, 1985 में, 1988, 1990। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आपका 3 1988। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है भाई। बाकी सब तो ये ठीक है। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, भूखमरी और गरीबी उन्मूलन राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। तो यहाँ आपका राइट क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन। 35 नंबर में बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर डैश को संबोधित करता है? जैव विविधता, जोखिम बड़े अपशिष्टों के प्रबंधन, ओजोन ह्रास, ग्रीन हाउस गैसें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 2 जोखिम बड़े अपशिष्टों के प्रबंधन। 30 देखिए 6 नंबर में है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है? फर्स्ट नंबर में पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना, नागरिक मुद्दों के मामलों का तीव्र गति से निपटारा, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियम बनाना, पर्यावरण के लिए कानून बनाना। तो देखिए इसमें आपका राइट जो हो जाएगा भैया इसमें हो जाएगा आपका फिर देखो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है। इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट होगा, पर्यावरण संबंधित मामलों का तीव्र गति से निपटाना, है ना? कि देखिए राष्ट्र हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के तीव्र निपटारे के लिए की गई थी। समझ में आ गया? सो इसीलिए पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 का ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन वर्ष डैश में हुआ? 1981, 1987, 1987 के बाद आपका यहाँ 2000, 1974। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा दीदी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। दीदी एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 1981 भी हो सकता है बट ये पहले 1981 था, क्योंकि वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम मूल रूप से जो है कि 1981 में ही लागू हुआ था, है ना? तो ये बाद में संशोधित इसमें किया गया, संशोधित करने के बाद ये जो है कि आमतौर पर ये 1987 में फाइनल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दीदी? 1987। अब देखिए चलिए क्या है दीदी अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस रासायनिक संयंत्र से निकली थी? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेल आइसोसाइनेट और एथिल आइसोसाइनेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दीदी मिथेल आइसोसाइनेट। 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरस अम्ल। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है और यह औद्योगिक
प्रक्रियाओं से सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। 39 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है जिससे जलीय प्राणी को खतरा होता है? डिटर्जेंट, मानव अपशिष्ट, कीटनाशक, पिरगनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट। जल निकाय ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है जिससे जलीय प्राणी को भैया खतरा होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मानव अपशिष्ट। ठीक है, ये सब। 41 नंबर में है, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सागर में रोपण, भूमिगत निस्तारण, लैंडफिल निस्तारण, भस्मीकरण। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा भैया रेडियोधर्मी नाभिकीय। यहाँ पे आपका राइट होगा भूमिगत निस्तारण, क्योंकि देखिए रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए स्थिर भूगर्भीय क्या भूगर्भीय तो भूगर्भीय संरचनाओं में यह भूमिगत निस्तारण जो है कि सबसे सुरक्षित विधि होता है, ताकि ये जो पर्यावरणीय संदूषक है उनको रोका जा सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए भूमिगत निस्तारण ये विधि उपयुक्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविकी विधि नहीं है? अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, अनुपन और टंकी में भंडारण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? भोजन की आदतों में परिवर्तन, प्रकृति पर नए प्रभाव, प्रकृति के बारे में नई जानकारी, नैतिक सरोकारों का विस्तार। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा भोजन की आदतों में कमी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वनों के आर्थिक महत्व के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें भोजन, पशु चारा और ईंधन सम्मिलित है। दूसरा ऑप्शन है, यह विभिन्न जीवन निर्वहन पदार्थों जैसे औषधियां, कीटनाशक और पीड़कनाशक प्रदान करते हैं। तीसरा है, ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, पादपों के फल, पत्तियां, जड़ें और कंद वन की जनजातियां के लिए एक भोजन होते हैं। तो ये आपका देखिए राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आपका हो जाएगा। 45 में निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरोपण का कारक नहीं है? जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग, पीड़क जीवों का हमला और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा भैया आपका 4 नंबर ही, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ये वन अपरोपण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत भाग वनों से या आच्छादित करने की आवश्यकता है? 50, 25, 40 या फिर 33%। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%। 46 का 33%, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? कौन सा जीव भैया? ऊंट, बगीचे की छिपकली, रात्रिचर, रोडेंट, सांप। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा दीदी? इसका राइट आंसर होगा ऊंट। ऊंट जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है, क्योंकि ऊंट शुष्क वातावरण के लिए अत्यधिक अनुकूलित है और यह शरीर के पानी को बचाने के लिए बहुत सांद्रित मूत्र का क्या करता है भैया? उत्सर्जन करता है। 48 नंबर में देखिए, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है? प्रबंधकर्ता, मानव केंद्रित, जैव केंद्रितवाद, पारिस्थितिक स्त्रीवाद।
तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा मानव केंद्रित, ऑप्शन नंबर 2। तो 48 का ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। 49 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एनविस केंद्र नहीं है? राष्ट्रीय व्यवसायगत स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिक्स ऑल्टरनेटिव नई दिल्ली अल्टरनेटिव्स, और दूसरा है चौथा है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका 2 नंबर टाटा मूलभूत अनुसंधान मुंबई। तो ये एनविश का ये केंद्र नहीं है, बाकी ये तीनों तो सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, एमपीएन परीक्षण डैश का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं? इकोलाई, सिगला वॉइडी, ए सोनेमी, या फिर वाइब्रो कोलेडा। आपका राइट हो जाएगा ई कोलाई। इस तरह से 50 का 50 नंबर अब तक देखिए आपका 50 में से कितना सही हुआ? 50 में से आपका कितना सही हुआ? देखिए 18 प्लस सही हुआ कि नहीं हुआ? 18 प्लस सही है तो आपका सही है भैया। आप इसी तरह से अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू आपको क्लास मिलता रहेगा, वीडियोस मिलते रहेंगे। और देखिए आप देख लेंगे कि ये जो आपको एमसीक्यू मैंने करवाया ये आपका जून 2022 का था, और इन सभी का आपको एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन है ना, सभी क्वेश्चन के रीजन के साथ आपको यहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया कि आपको 5 साल के नोट्स पीवाईक्यू के सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे ना, 5 साल के जो एग्जाम हुए हैं आपको पीवाईक्यू मिलेंगे सॉल्व, 5 गो पीडीएफ मिलेगा ये वाला पीवाईक्यू का, और एक मिलेगा बुक रिवीजन वाली पीडीएफ नोट्स, तो टोटल 6 मिलेंगे। और इसकी जो प्राइस है अभी के लिए इस सेशन में जून 2026 में आप देख रहे हैं, तो इसकी जो प्राइस है स्टूडेंट्स 100 रुपीज रखा गया है, आप व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जान बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।